क्योंकि खराब कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब चाहते हैं। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, Sit down, please. सबसे पहले मैं सभी सभासदों के संसद में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा लेंगी? महोदय, मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? हिंदी में। मैं निशु, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा लेंगी? शपथ। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? संस्कृत। अहम कोमल रुड़कीय क्षेत्रात् लोकसभा नवनिर्वाचित सांसद अस्मि। अहम ईश्वरस्य शपथं गृहीत्वा सत्यनिष्ठया प्रतिज्ञानं करोमि यत् विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति श्रद्धा धारयिष्यामि, देशस्य एकत्वं च रक्षयिष्यामि। अहं यस्य पदं धारयिष्यामि तस्य कर्तव्यं श्रद्धापूर्वक निर्वहणं करिष्यामि। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा लेंगी? Author, please. आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? In English. I, having been elected or nominated a member of Youth Parliament, do swear in the name of God solemnly, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law, establish that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. सदस्यगण, क्योंकि आज
कर्तव्य है कि मैं सदन को श्री रणवीर सिंह हुड्डा, जो इस सदन के सदस्य थे, के निधन की सूचना दूं। श्री रणवीर सिंह हुड्डा हरियाणा के रोहतक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे एक कृषक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाने में अहम भूमिका तो निभाई ही थी, साथ ही देश के संविधान निर्माण में भी अहम योगदान दिया था। उन्होंने श्रमिकों के कल्याण, पिछड़े वर्ग एवं दलित समुदायों के उत्थान के प्रति अपना समय और शक्ति लगाई। वे सदन के सक्रिय सांसद और प्रभावी वक्ता थे। वे सदन की कार्यवाही में बहुत रुचि रखते थे। उनका निधन 94 वर्ष की आयु में 1 फरवरी 2009 को रोहतक में हुआ। महोदय करता हूँ, वे एक बलिदानी पुरुष थे और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध भी रखते थे। उनके सहयोग से उनके पुत्रों ने बहुत नाम कमाया और इस परंपरा को उनके परिवार ने काफी हद तक आगे बढ़ाया। वे सदैव स्वस्थ और प्रसन्न नजर आते थे, इसी कारण उनकी मृत्यु का दुख सबसे अधिक था। उनका भविष्य उज्जवल था। मैं भाखड़ा नांगल पावर प्रोजेक्ट में उनके द्वारा निभाई गई अहम भूमिका को कभी नहीं भुला सकता। मैं उनके परिवार के लिए गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और उन्हें पूरे राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महोदया, मैं आप एवं सदन के नेताओं द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में स्वयं को भी सहयोजित करती हूँ। श्री रणवीर सिंह हुड्डा के साथ एक साथी के रूप में काम करने का मेरा सौभाग्य था। वे अपने मृदु स्वभाव के कारण सभी के प्रिय थे और उन्होंने कभी भी किसी को भी नाराज नहीं किया। वे सदैव मुस्कुराते रहते थे और एक खुले दिल के व्यक्ति थे। उनके न रहने से हमने एक बहुत अच्छा सामाजिक, राजनीतिक व सार्वजनिक व्यक्तित्व खो दिया है। महोदया, मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने इस विपक्षी दल को सहयोजित करती हूँ। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। अध्यक्ष महोदया, संवेदना संदेश भेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय करवाएं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके और आपके माध्यम से इस सदन में अपने साथियों का परिचय करवाता हूँ। श्रीमती मोनू, सिंचाई मंत्री। कुमारी सीता, नागरिक आपूर्ति मंत्री। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के खिलाड़ियों ने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 64 पदक जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। मैं अपनी तरफ से, सदन की तरफ से व पूरे भारतवर्ष की तरफ से उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देती हूँ। महासचिव जी सभी खिलाड़ियों के घर बधाई संदेश भिजवा दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के माननीय अतिथिगण उपस्थित हैं। मुझे सदन से उनका परिचय करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे मध्य हैं निशु, रक्षा मंत्री जापान, रूस के वित्त मंत्री अमनदीप जी, अमित, माननीय रक्षा मंत्री जापान,
सरकार ने तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमने विभाग को तुरंत प्रभाव से इस चूक को सुधारने के सख्त आदेश दिए हैं। सरकार ने जांच के लिए हर जिले में जॉइंट डायरेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया है। मंत्री जी, ये बताएं, आखिरकार करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली इस समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा? सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया था व उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? मैडम स्पीकर, मैं बताना चाहूंगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट लेवल पर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन को दे रखा था। हमने बोस कंपनी को 3 दिन के अंदर भारत के नक्शे ठीक करने के आदेश दिए हैं। जहां तक बोस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, हमने उसको इस गलती के लिए 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। प्रश्न संख्या 102। माननीय महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के गुरुद्वारे में एक हमलावर की गोलीबारी में 7 भारतीय सिखों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। इस मामले को लेकर जगह जगह पर सिख संगठनों द्वारा अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है और लोगों का गुस्सा सरकार के सुस्त रवैये के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आखिरकार सरकार भारतीय सिखों की सुरक्षा के लिए कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठा रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने व सरकार ने इस घटना पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है। माननीय महोदया, हिंसा की इस नासमझ वारदात में खासकर धार्मिक स्थल को निशाना बनाना बेहद दुखदायक बात अमेरिका के उन शांतिप्रिय लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जिन्होंने इस हिंसा की निंदा की है। इस दुख वारदात पर हम अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जी के वक्तव्य का स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि वे शोकाकुल परिवार से संपर्क स्थापित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी घटना विश्व में दोबारा न फैलाई जाए। भारतीय सरकार ने अमेरिका को पत्र भेजकर लिखा है कि अमेरिका सरकार गुरुद्वारों व अन्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व चौकसी बढ़ा दी जाए। हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का विदेश मंत्री जी ने मुझे फोन पर आश्वासन दिया है। माननीय महोदया जी, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103। अध्यक्ष महोदया, हरियाणा के रोहतक में हैवानियत भरी अपना घर की तस्वीर पूरे देश की जनता के सामने आ चुकी है। यह घिनौनी तस्वीर सामने नहीं आती अगर अपना घर से भागकर तीनों लड़कियां दिल्ली नहीं पहुंचती और अपने घर की संचालिका जसवंती नरवाल व उसके रिश्तेदारों की हैवानियत की शिकायत चाइल्ड कमीशन से न करवाती। उन्होंने बताया कि वह लड़कियों से देरोपार तो करवाती ही है, साथ में उनके बच्चों को बेच देती है। माननीय महोदया, मैं बताना चाहूंगी कि जसवंती को हरियाणा सरकार ने ऐसे घिनौने कार्य को करने की बजाय उन्हें अनेक स्कीमों के तहत ग्रांट दी और राज्य की इंदिरा गांधी महिला पुरस्कार के साथ साथ अन्य पुरस्कार दिए, जो बड़ा ही शर्म की बात है। माननीय महोदया, मैं पूछना चाहूंगी कि सरकार ने उन्हें सजा देने की बजाय पुरस्कार क्यों दिए व सरकार ने अपना घर मामले पर क्या कदम उठाए हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी सांसद को ये बताना चाहूंगी कि जैसे ही यह मामला सरकार के सामने आया तो सरकार ने तुरंत हरियाणा के डीजीपी श्रीनिवास वशिष्ठ को मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच के आदेश दे दिए हैं, जिस पर हरियाणा पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया है। इसके साथ साथ सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से करने की सिफारिश कर दी है। इसके साथ साथ सरकार ने अपना घर की संचालिका जसवंती, उसके दामाद जय भगवान और बेटी शम्मी को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। माननीय महोदया, सरकार इस मामले को दबाना चाहती थी। यही कारण है कि माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन कर अपने घर की जांच के लिए रोहतक भेजना पड़ा। इस टीम ने जब यमुनानगर में चचरौली के अपने घर के पीड़ित बच्चों से बात की तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। महोदया, बच्चा ने बताया कि हरियाणा पुलिस के
सरकार ने अपना घर की संचालिका जशवंती नरवाल से सारे अवार्ड वापस ले लिए हैं और उसकी जुनाई बोर्ड की मेंबरशिप भी खत्म कर दी है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं नहीं, ये अखबार बोल रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार ने हरियाणा के डीजीपी को पूरे प्रदेश के एनजीओ अपना घर नामक संस्थाओं, अनाथ आश्रमों व अनाथ बच्चों का डाटा इकट्ठा करने के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ सरकार ने जशवंती के भाई को टीचर के पद से भी हटा दिया है और अभी तक इस मामले में हरियाणा के पूर्व जांच अधिकारी भीम सिंह रंगा के साथ साथ अन्य लोगों को हिरासत में लेकर जांच जारी है। प्रश्न संख्या 104। महोदया, मैं खेल मंत्री जी से एक कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मुझे अनुमति दी जाए। अनुमति है। महोदया, मैं खेल मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि ओलंपिक में हमारे 2 खिलाड़ियों को अमेरिका व ब्रिटेन के दबाव के चलते जबरदस्ती हरा दिया गया। इस मामले को लेकर सरकार ने क्या किया है और इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में हमारे होनहार खिलाड़ियों के साथ ऐसे धोखों की पुनरावृत्ति नहीं होगी? माननीय खेल मंत्री जी। आदरणीय सभापति जी, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि खिलाड़ियों के साथ लंदन में पक्षपात होने की घटना का तुरंत विरोध दर्ज करवा दिया गया था। ऐसी घटनाएं संपूर्ण खेल जगत के लिए शर्मनाक विषय है। भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए खेल विभाग व्यापक रणनीति बना रहा है, जिसके सार्थक परिणाम जल्द ही सबके सामने आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 105। माननीय महोदया, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काले धन की समस्या का समाधान करने के लिए आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? माननीय वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्षी सांसद को बताना चाहूंगा
देश में अधिकांश जमीन पर काम जोर शोर से जारी है। SEZ का निर्माण भी जल्द ही आरंभ करवा दिया जाएगा। इसके अलावा रोहतक व झज्जर के मास्टर प्लान में बदलाव की बात है, उसमें कोई खास दम नहीं है। सरकार के द्वारा महज एक स्थान पर आम जनता की सुविधा को देखते हुए मामूली सा फेरबदल किया गया। प्रश्न संख्या 160। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि पूरा देश बिजली की कमी से पहले ही जूझ रहा था और अब एक के बाद तीन ग्रिडों का फेल होना क्या भारत जैसे विकासशील देश के लिए क्या शर्म की बात नहीं है? एक साथ 15 राज्यों में ब्लैकआउट होना नाकामी की नई मिसाल तो है ही, साथ में शर्मिंदगी की बात है। ग्रिड फेल होने के सिलसिले में भारतीय सरकार ने खुद की जगहसाई तो करवाई ही है, साथ में पूरे भारत का अपमान भी हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, न तो ऊर्जा मंत्री ग्रिड फेल होने का कारण बता पा रहे हैं और न ही पावर ग्रिड के मुखिया, ये मैं नहीं, ये अखबार बोल रहे हैं। कृपया करके ऊर्जा मंत्री इस संज्ञान गलती को सदन में प्रस्तुत करें। माननीय ऊर्जा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन के सामने स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह पूरी गलती केंद्र सरकार की नहीं है। दरअसल यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत से राज्यों ने जरूरत से अधिक बिजली खींच ली है, जिसके कारण बिजली की लाइनें ठप हो गई है। और इसके साथ साथ दूसरा कारण यह भी है कि बिजली की लाइनें बहुत पुरानी थी और इन्हें बदलवाने के लिए सरकार ने निर्देश भी दिए हैं। और मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देती हूँ कि भविष्य में ऐसे संकट से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। अध्यक्षा जी, इससे अधिक शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि ग्रिड फेल होने के मूल कारण बताने के स्थान पर देश को यह आधी अधूरी जानकारी देकर संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ राज्य सीमा से ज्यादा बिजली खींच रहे थे। क्या यह ऐसा कोई कारण है जिसे बताने की जरूरत है? बल्कि पूरा देश इस बात को तो पहले से ही जानता है। सवाल यह है कि ऐसे राज्यों को पहले रोका क्यों नहीं जा सका व उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? माननीय महोदय, मैं विपक्षी सांसद को यह बताना चाहती हूँ कि सरकार ने उत्तरी भारत के उन सभी राज्यों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हैं जिनके कारण 3 ग्रिड फेल भी हो गए थे। और इसके साथ साथ हमारे देश के इंजीनियरों ने एक ऐसा यंत्र तैयार किया जिससे आगे चलते कोई जरूरत से अधिक बिजली नहीं खींच सकेगा और सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। और जो ब्लैकआउट जैसे हालातों के समय नए ग्रिड फेल हो जाने के बाद इस्तेमाल में लाया जाएगा। प्रश्न संख्या 108। आदरणीय महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगी, जहां देश के 7 करोड़ परिवारों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, गरीबों के सिर पर छत नहीं है और देश की 12% आबादी को तो अब तक भी बिजली के कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान देने की बजाय मोबाइल फोन बांटकर क्या संदेश देना चाहती है? देश में गरीबी और भूखमरी को दूर करने की बजाय मोबाइल फोन बांटने से देश का क्या भला होगा? महोदय, सरकार द्वारा वोट बटोरने के लिए उठाए गए कदमों से देश का कोई भला नहीं होगा। इसलिए गरीबी मिटाने की बजाय उनसे ध्यान बटाने के प्रयास वाली ओछी राजनीति से बाहर आने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी सांसद को बताना चाहूंगा कि सरकार का मकसद केवल ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। सरकार का मकसद केवल ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक देशवासी सूचना क्रांति से होने वाले लाभ का भागीदार बने। हमने यह कदम केवल आम आदमी की जरूरतों को देखते हुए उठाया है, न कि वोट के लिए। प्रश्न संख्या 109। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार के सामने अब प्रश्न उठाना चाहती हूँ कि मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में हुई घटनाएं असाधारण थी, लेकिन उस समय भी वैसी हिंसा के बारे में किसी ने नहीं सोचा था जैसी हिंसा वहाँ पिछले हफ्ते देखने को मिली। हिंसा और आगजनी का असली कारण क्या था और किसने इसकी शुरुआत की? जिन लोगों के कारण हिंसा की शुरुआत हुई है, क्या उन लोगों के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई की भी है या नहीं? माननीय कानून मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगी कि मारुति सुजुकी के मानेसर के प्लांट में जो घटना घटी है उसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने
वशिष्ठ को जांच के लिए आदेश दे दिए हैं और जो भी व्यक्ति इस जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हुई जांच के आधार पर हरियाणा पुलिस ने श्रमिक यूनियन के चीफ पैटर्न संदीप ढिल्लो, रामहेर, उपाध्यक्ष सोहन कुमार व कानूनी सलाहकार अजमेर सिंह सहित 17 यूनियन नेताओं को गिरफ्तार कर 7 दिन के रिमांड पर लिया हुआ है। वहीं से सरकार ने मारुति सुजुकी के मालिक व अन्य उच्च अधिकारियों को दोबारा ऐसी घटना घटने का आश्वासन दिया है। सरकार के इस आश्वासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने के बाद वे पूर्ण रूप से संतुष्ट दिखाई दिए। अब शून्यकाल प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 201। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि देश में शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। हमारे देश के आजादी के 68 वर्षों के पश्चात भी देश की 40% जनसंख्या अशिक्षित है और देश में तकनीकी शिक्षा तो बहुत दूर की बात, देश में तो प्राथमिक शिक्षा भी अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी। अध्यक्ष जी, साथी सांसद द्वारा शिक्षा के प्रचार और प्रसार के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न सर्वथा उचित एवं प्रासंगिक है। हमारी सरकार इस मामले में पूर्णतः गंभीर है, इसलिए शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को अप्रैल 2010 से लागू किया है, जिसके तहत 14 वर्ष तक के कम बच्चों को शिक्षा देना प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व होगा। इसके तहत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। शिक्षा के अधिकार को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पूरे वर्ष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ दिनांक 12 अप्रैल 2011 को हमारे सदन के अध्यक्ष महोदय ने हरियाणा के मेवात जिले में किया था। अध्यक्षा जी, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या मुझे अनुमति है? अनुमति है। माननीय महोदय, सरकारी स्कूलों में पिछले कई सालों से बच्चों व अध्यापकों की कमी बढ़ती ही जा रही है। इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या कारण है कि शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा? ये मैं नहीं, ये अखबार में छपी खबरें कह रही हैं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का यह प्रश्न पूरी तरह से निराधार है कि देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। हमारी सरकार के शासन में पिछली सरकारों की अपेक्षा देश में 27% साक्षरता दर बढ़ी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकारी स्कूलों में जब से मिड डे मील जैसी योजनाओं का शुभारंभ हुआ है, तब से ड्रॉप आउट बच्चों की दर में कमी आई है और जहां तक अध्यापकों की कमी की बात है, सरकार ने बच्चों की पढ़ाई में विघ्न न पड़े इसके लिए नियमित भर्ती होने तक गेस्ट टीचर को लगाया है। सभी नियमित और गेस्ट टीचरों के सहयोग से आज सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। अध्यक्ष जी, मेरा मानना है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास कर रही है। प्रश्न संख्या 202। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगी कि हरियाणा प्रदेश में क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है। आए दिन देश में हत्या, लूटपाट, डकैती और अपहरण जैसी घटनाओं का घटना आम बात हो गई है। सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है, जबकि हरियाणा के गृह मंत्री रह चुके गोपाल कांडा पर तो संगीन आरोप भी लग चुके हैं। अरे हरियाणा के तो इतने बुरे हालात हो गए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा न होने के कारण रोहतक में 2 लड़कियों ने तो सुसाइड तक कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी सरकार इस मामले में क्या कर रही है। माननीय कानून मंत्री जी। महोदय जी, मैं मानती हूँ कि हरियाणा प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा का नाम दिल्ली की एक युवती आत्महत्या मामले से जुड़ना बहुत गलत है। मामला उजागर होते ही सरकार ने गृह मंत्री से इस्तीफा ले लिया था और मामले की जांच जारी है। मामले की जांच में हरियाणा सरकार हर संभव सहयोग करेगी। मैं अपने सांसद साथी को बताना चाहूंगी कि राजनीति में आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तविकता क्या है, यह तो जांच के बाद ही सामने आएगी। जहां तक हरियाणा प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ने की बात है, मैं उनसे कतई सहमत नहीं हूँ। मैं
अपने सांसद साथी को बताना चाहूंगी कि विगत 7 सालों में हत्या, बलात्कार, लूटपाट व डकैती की घटना में 12 से 27% कमी आई है और हमें रोहतक में 2 लड़कियों द्वारा सुसाइड करने की घटना पर गहरा अफसोस है। लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और सुरक्षा के और भी कड़े इंतजाम कर दिए हैं। प्रश्न संख्या 203। अध्यक्ष महोदया, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान व नेपाल के रास्ते से भारी मात्रा में नकली नोट बाजार में आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय मुद्रा की साख को खतरा पैदा हो गया है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो जनता में भारतीय करेंसी के प्रति अविश्वास उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ये मैं नहीं, ये समाचार पत्र बोल रहे हैं। अतः सरकार स्पष्ट करे कि उन्होंने नकली नोटों के चलन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। माननीय वित्त मंत्री जी। मैडम स्पीकर, माननीय साथी, संसद द्वारा उठाया गया यह प्रश्न सरकार के लिए चुनौती है। इसे रोकने के लिए टीवी, न्यूज़पेपर व रेडियो पर लगातार विज्ञापन दिए जा रहे हैं ताकि लोग उन्हें देखकर या पढ़कर असली नकली नोटों की पहचान कर सके। मैडम, इससे भी एक कदम आगे हमारी सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यदि रुपए ज्यादा है तो नोटों की गड्डियों के कागज के ऊपर
अगर इस प्रकार की कोई घटना घटी है तो मैं खुद सरकार की तरफ से खेद प्रकट करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि रैगिंग एक कानूनी अपराध है और कानूनी बुराई भी। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने एंटी रैगिंग कानून बनाया है। सरकार ने सभी कॉलेजों को सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वो रैगिंग को बंद करने में पूरा सहयोग दे और जो भी छात्र इस प्रकार की घटना में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। मैडम स्पीकर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि अब तक यह कानून सख्ती से लागू क्यों नहीं किया गया? आखिर क्यों? मैं पूछना चाहूंगी आखिर क्यों सरकार रैगिंग करने वाले छात्रों से सख्ती से पेश क्यों नहीं आ रही है? अध्यक्ष महोदय जी, यदि आज जैसी घटनाएं ऐसे ही घटती रही तो प्रतिवर्ष पूरे देश में छात्रों का अभाव होता जाएगा। अध्यक्ष जी, क्या हाल होगा उन माँ बाप का जिनकी इकलौती संतानों ने रैगिंग के डर से मौत को गले लगा लिया हो। मैडम स्पीकर महोदय जी, मैं इस सदन को पहले ही बता चुकी हूँ कि सरकार ने एंटी रैगिंग कानून बनाया है और इस एंटी रैगिंग कानून को सख्ती से लागू करने के लिए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दे रखे हैं। और जहाँ तक आज की इस घटना की बात है, सरकार इसकी गहनता से जांच करवाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, जो भी छात्र इस प्रकार की घटना में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ सरकार इस घटना की पूरी जानकारी प्राप्त कर शीघ्र ही सदन में तथ्य प्रस्तुत करेगी। पटल पर रखे जाएं। शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री अपने विभाग की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें। अध्यक्ष जी, विभाग की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा रही है। लोक लेखक समिति की अध्यक्ष अपने विभाग की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें। स्पीकर महोदय, 2G घोटाले की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन संबंधित रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा रही है। अब विपक्षी सांसद पूनम अपना विशेषाधिकार मामला सदन में प्रस्तुत करेंगी। स्पीकर महोदय, आज सुबह जब मैं अपनी गाड़ी से सिरसा से दिल्ली की तरफ सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रही थी तो रास्ते में मैंने देखा कि जाम लगा हुआ था। मैंने देखा कि कुछ व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे। मैंने उन्हें काफी देर तक समझाया और जाम खुलवाया। जैसे ही जाम खुला वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस ने मुझे ही दोषी ठहराया और मुझे पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ने मुझे 2 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बैठाए रखा, जबकि पुलिस यह अच्छी तरह जानती थी कि मुझे सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आना है, जबकि मेरी गाड़ी पर VIP लेबल भी लगा हुआ था और मैंने उन्हें अपना आधार कार्ड भी दिखाया। अध्यक्ष महोदय, ये तो संविधान द्वारा दिए गए सांसद को विशेष अधिकारों के हनन का मामला बनता है। अगर पुलिस मेरे जैसे जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो आम जनता की स्वतंत्रता और अधिकार कितने सुरक्षित है, आप स्वयं उसका अनुमान लगा सकती है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आखिर कहाँ गया वो कानून जिनके ये दिन प्रतिदिन झूठे वायदे करते रहते हैं। अतः मैं चाहती हूँ कि दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार को निर्देश दिए जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी। मैडम स्पीकर, सरकार की ओर से मैं खेद प्रकट करता हूँ और इनकी शिकायत विशेष अधिकारी हनन समिति को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। जो दोषी होगा उनके विरुद्ध भारतीय संविधान के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मिस पूनम, क्या आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, धन्यवाद मैडम। सभासदों, अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसकी अनुमति आज के एजेंडा में पहले से ही दी जा चुकी है। विपक्षी सांसद अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करें। चाहता हूँ, आज आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं।
नहीं है, जिसके कारण पूरे देश में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। मैं इस भीषण स्थिति के प्रति सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। क्या मुझे इसकी अनुमति है? अनुमति है। अध्यक्ष महोदय जी, आज पूरा भारतवर्ष सूखे की चपेट में आ चुका है। पूरे देश में उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है। देश में अनाज की कमी का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा चुका है। यह देश भूखे मरने की कगार पर जा चुका है। परंतु मुझे अफसोस हो रहा है बताते हुए कि सरकार के कान पर तो जूं तक नहीं रेंग रही। अध्यक्ष महोदय, मुझे भय है कि कहीं भूखा किसान व उसका परिवार आत्महत्या के रास्ते पर अपना कदम न बढ़ा ले। इसलिए मैं इस सदन की कार्यवाही को रोककर काम रोको प्रस्ताव पेश करती हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय विपक्षी साथी को बताना चाहती हूँ कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसको लेकर हमारी सरकार बहुत गंभीर है। वह इससे निपटने के लिए सरकार व्यापक कदम उठा रही है। इसके साथ साथ हमारी सरकार किसानों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विचार विमर्श कर रही है। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से जानना चाहूंगी कि क्या सरकार केवल विचार विमर्श ही करती रहेगी या कुछ ठोस कदम भी उठाएगी? मंत्री जी, बताने का कष्ट करें कि हमारे पास खाद्यान्न का कितना भंडार है और बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? अध्यक्ष महोदया जी, 12 जनवरी 2012 को सरकारी एजेंसी के पास खाद्यान्न पदार्थ का कुल 214.1 लाख टन भंडार मापा गया है। वह हमारे खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि हुई है, जिससे किसान को लाभ मिले। वह पूर्ति एजेंसी के माध्यम से जांच की जा रही है ताकि जमाखोरी को रोका जा सके। यदि कोई दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद्यान्न बेचता मिला तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैडम स्पीकर, कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कृपया बैठ जाएं और शांति बनाए रखें। मैडम स्पीकर, कृषि मंत्री सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन्हें तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। ये तो केवल सैर सपाटे में ही अपना ध्यान रखते हैं। इस क्षेत्र की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। किसान आत्महत्या करे या भूखा मरे, इससे इनकी सरकार को कोई भी मतलब नहीं है। आज देश में किसान कर्जे के बोझ के कारण अपने घरों को बर्बाद कर रहे हैं, परंतु कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमने किसानों के कर्ज के 71,000 करोड़ रुपए माफ किए हैं। अध्यक्ष महोदया, मेरे विपक्षी साथी असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इन्हें अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए या इन्हें सदन से बाहर कर दिया जाना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि शांत बैठे रहें और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में मेरा सहयोग करें। अध्यक्ष महोदय, नहीं मैंने असभ्य भाषा का प्रयोग किया है और नहीं मैं इनसे माफी मांगूंगी। कृपया बैठ जाएं और शांति बनाए रखें। अध्यक्ष महोदया जी, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी सरकार किसानों की समस्या के बारे में गंभीर है। वह हमारी सरकार कृषि की उन्नति व विकास के लिए कार्य करती रहेगी। ये विपक्षी सदन वैसे ही सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। हमने खाद्यान्न पदार्थ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की है, जिससे किसान खुशहाल पूर्वक जिंदगी बिता सके। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस काम रोको प्रस्ताव को अनुमति न दी जाए। अब प्रश्न यह है कि विपक्षी सांसद प्रतिभा द्वारा उठाए गए काम रोको प्रस्ताव को अनुमति दी जाए या नहीं। जो इसके प्रस्ताव के पक्ष में है वो अपना हाथ खड़ा करें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो भी अपना हाथ उठाएं।
अतः इस प्रस्ताव में हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है। अतः संघीय जांच एजेंसी विधेयक के पुनर्स्थापन की अनुमति दी जाती है। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए। मैं इस विधेयक की विस्तृत भूमिका पेश करता हूं, क्योंकि यह विधेयक देश के केंद्र शासित प्रदेश और भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। इसकी अवधि अनिश्चितकालीन है, इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि हमारी पुलिस कोटा आतंकवाद से निपटने के लिए सक्षम नहीं हो रही थी, जबकि देश में ISI व अन्य आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की तुरंत आवश्यकता है। माननीय महोदय, यह विधेयक देश के आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के लिए कारगर रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक के 3 अध्याय हैं। पहले अध्याय में रिव्यू कमेटियों का वर्णन है, तो दूसरे अध्याय में आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात है, तो तीसरे अध्याय में आतंकवादी गतिविधियों के फैलने का कारण है। माननीय महोदय, इस विधेयक से सभी राज्यों को आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार का साथ मिलेगा और केंद्र से समय पर नियमानुसार आर्थिक सहायता भी मिलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें 2 प्रावधान रखे गए हैं। पहले प्रावधान में पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्ति द्वारा कबूले गए गुनाह की रिकॉर्डिंग इस कानून में होगी और इसकी पुष्टि पुलिस महानिरीक्षक स्वयं करेंगे। विधेयक का प्रथम वाचन समाप्त होता है, कल द्वितीय वाचन आरंभ होगा। अब विधेयक का द्वितीय वाचन आरंभ होता है। मैडम स्पीकर, मंत्री महोदय ने जो संघीय जांच एजेंसी गठन के शीर्षक की रूपरेखा इस सदन में रखी है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे अनुमति दी जाए। अनुमति है। महोदया, यह विधेयक सरकार की छवि को बनाने के लिए जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है। सरकार में सत्ता पक्ष का बहुमत है, तो जाहिर सी बात है यह विधेयक पास होकर रहेगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि सरकार अल्पसंख्यकों को इसका निशाना बनाने के लिए इस विधेयक का दुरुपयोग नहीं करेगी। अतः मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करती हूँ। कृपया बैठ जाएं और शांति बनाए रखें।
निर्णायक मंडल की भूमिका निभाने आए हैं श्री देवदत्त आर्य जी, जो